Very, very good morning to all my dear एग्ज़ाम फाइटर फैमिली मेम्बर। साथियों, हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 अपने आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस प्रतिदिन करते आ रहे हैं। और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के सिलेबस के यूनिट 7 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज को पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1813 के चार्टर एक्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही देख रहे हैं कि ब्रिटिश संसद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और धीरे धीरे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार का पकड़ कंपनी पे मजबूत होता जा रहा है और धीरे धीरे कंपनी चारों तरफ से घिरती हुई आ रही है और धीरे धीरे एक एक करके उनके पर कतरे जा रहे हैं, बड़े ही चतुराई के साथ ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार द्वारा। हम लोगों ने पिछले ही क्लास में 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये जाना कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो मोनोपोली था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली ट्रेड था, मोनोपोली ट्रेड व्यापारिक एकाधिकार था उसका इंडिया पे, उसको लगभग खत्म कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। बस दो चीज़ों को छोड़कर, वो कौन था? टी, एक पहला टी और दूसरा चाइना, ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड विथ चाइना के साथ। इन दो चीज़ों को छोड़कर लगभग में मोनोपोली ख़त्म हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आगे हम लोग आज के चार्टर एक्ट जो कि 20 साल के बाद, इसके पहले जब 1813 में आया था और मैंने कहा था प्रत्येक 20-20 साल में चार्टर एक्ट आता था, तो 13 के बाद अगर आप 20 जोड़ते हैं तो वो होता है 1833। तो 20 साल हो गया था और इसी तरह 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आया। 1833 में नया चार्टर एक्ट आता है। तो हम लोग जानेंगे आज इस चार्टर एक्ट में कंपनी के लिए क्या क्या प्रोविजंस थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे। तो चार्टर एक्ट 1833 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 के मुख्य प्रोविजंस, मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? तो पहला, कंपनी का अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी और 20 साल तक व्यापार करेगी, लेकिन यहाँ एक अधिकार को बढ़ा, एक अधिकार नहीं रहा, अब सिर्फ अधिकार, व्यापार करने का अधिकार रहा। लेकिन और भी ब्रिटेन की हजारों कंपनियां भारत आई और वो भी इसके साथ ही व्यापार लाइसेंस लेकर व्यापार भारत में करने लगी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अगले 20 सालों के लिए व्यापार करने का अधिकार मिला, लेकिन अब व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहा। इस चीज़ और पहले की चीज़ में अंतर है। पहले उन्हें 20 सालों तक, अगले 20 सालों तक व्यापार करने का एकाधिकार मिला करता था। अब वो एकाधिकार की जगह सिर्फ अधिकार मिला अगले 20 सालों के लिए, वो भी अन्य ब्रिटिश कंपनियों के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। दूसरा जो प्रोविजंस था, इसके तहत हम लोग देखते हैं कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पिछले क्लास में भी मैंने कहा था पूर्णतः समाप्त होता है 1833 के चार्टर एक्ट में, आंशिक समाप्त 1813 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आंशिक व्यापारिक एकाधिकार किस चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, तो 1813। अगर पूछा जाए किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो 1833। अगर पूर्णतः नहीं रहे और सिर्फ बोले व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो भी 1813 होगा। पूर्णतः रहने के बाद 1833 हमको आंसर करना है। तो वही हो गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल
राजनीतिक कार्य करना था। अब 1833 के चार्टर एक्ट से क्या हो गया कि व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया, यानी कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करेगी, अन्य यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटेन की कंपनी आएगी, वो भी व्यापार करेगी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करेगी, लेकिन उसका किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार नहीं रहेगा और वह सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी। बेसिकली अब राजनीतिक कार्य ज़्यादा करना था। राजनीति जो यहाँ पे उन्होंने अपने क्षेत्र बढ़ा लिए थे, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसको उस राजनीतिक फील्ड में ध्यान देना था। अर्थात एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था का अंत हो गया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया था 1600 ईस्वी में, और उस 1600 ईस्वी से जो व्यापारिक एकाधिकार चला आ रहा था वो अब जाके उसका अंत हो गया इस एक्ट के माध्यम से। इसके साथ ही इस एक्ट का एक बहुत ही बड़ा प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, तो वो अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो कभी कभी पूछा जाता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए, यानी अब केंद्रीय सत्ता पे उसे बिठा दिया गया। इसी प्रकार बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश जहाँ भी गवर्नर थे उसे हटा दिया गया और गवर्नर जनरल के अधीन उसे कर दिया गया। यानी अब केंद्रीय शक्ति हावी हो गई, केंद्रीय सत्ता के माध्यम से भारत पे कंट्रोल करने का प्रयास किया गया और गवर्नर जनरल की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई और जो भी छोटे छोटे प्रदेश थे वह भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बना दिया गया, अर्थात प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। इसके साथ ही जो हम लोग इसका नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं वो ये है कि इस एक्ट के माध्यम से कानून बनाने के लिए भी जो शक्ति था उसका भी केंद्रीकरण कर दिया। अब कानून बनाने का जो शक्ति है वह भी केंद्रीकृत हो गया। पहले होता था क्या, विभिन्न प्रांतों के गवर्नर अलग अलग अपने लिए कानून बनाते थे, लेकिन अब वो सारा खत्म हो गया और गवर्नर जनरल जो होते, भारत के गवर्नर जनरल थे, वही सारे कानून बनाएंगे। भारत के गवर्नर जनरल ही पूरे ब्रिटिश प्रांत के लिए, अलग अलग प्रांतों के लिए, चाहे बम्बई हो, मद्रास हो, बंगाल हो, सबके लिए कानून कौन बनाएगा, तो गवर्नर जनरल। और जो गवर्नर होते थे विभिन्न प्रांतों में उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पे जो संविधान सभा था इन प्रांतों में कानून बनाने के लिए उसको खत्म कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया। यानी प्रांत में जो भी संविधान सभाएं थी अपने क्षेत्रीय कानून बनाने के लिए वो भी खत्म कर दी गई और जो केंद्र में गवर्नर जनरल थे उन्हीं को ये अधिकार दिया गया कि वो विभिन्न प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जब कानून बनाने का दायित्व चला गया गवर्नर जनरल के पास, तो गवर्नर जनरल का कानून जब वो बनाएंगे तो उसको एक कानूनी एक्सपर्ट दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल हम लोग पहले से देखे जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के समय से ही गवर्नर जनरल होते थे और उसके परिषद में 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य। इसी तरह उसके बाद जब यहाँ विवाद होने लगा तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसके परिषद में 3 सदस्य को शामिल किया गया ताकि गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि हो। यहाँ भी हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में जो 4 थे यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद, उसे 3 कर दिया गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया था।
तो यहाँ भी गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो हमको लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अब फिर से चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से फिर से जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद है वहाँ सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय में थी। आखिर फिर क्या फ़ायदा हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट में परेशानी हो रही थी, उसे दूर करने के लिए गवर्नर जनरल का अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा था, उसे दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया और यहाँ पे परिषद की सदस्य संख्या 3 कर दी गई। और पुनः हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट के माध्यम से इसे फिर से 4 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अंतर था, यहाँ पे अंतर ये था मेरे साथियों कि अब जो 4 सदस्य थे उसमें से एक विधि सदस्य थे, वो उनका कार्य ये तीनों से बिल्कुल डिफरेंट। वो कानूनी मामले पे जब गवर्नर जनरल कोई कानून बनाएंगे तो उस पर वो सलाह देंगे विधि सदस्य। तो विधि सदस्य की पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किस एक्ट के माध्यम से शामिल किया गया? 1833। तो अब परिषद में सदस्यों की संख्या गवर्नर जनरल 1 प्लस 3 सामान्य सदस्य और 1 विधि सदस्य हो गया, मतलब टोटल 4 सदस्य हो गए। और पहला जो विधि सदस्य नियुक्त हुआ उसका नाम था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो पहला विधि सदस्य नियुक्त होने वाला व्यक्ति लॉर्ड मेकाले था। इसके साथ ही जब गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश प्रांत के लिए कानून बनाएंगे तो इसकी विधि व्यवस्था अच्छे से चले, इसके लिए एक विधि आयोग का भी गठन किया गया इस एक्ट के तहत। पहला विधि सदस्य भी इसी एक्ट के तहत नियुक्त हुआ जो लॉर्ड मेकाले नियुक्त हुए। पहला विधि आयोग भी इसी एक्ट के तहत नियुक्त हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसे याद रखेंगे। इसके साथ ही इस एक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही सेवा का आधार बनाया गया। यानी अब जात, धर्म, नस्ल के आधार पर योग्यता में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी योग्यता ही सर्वा होगी और जिसमें योग्य होगा वह नियुक्त किए जाएंगे और योग्यता को ही सेवा का आधार बनाया गया इस एक्ट के धारा 87 के अनुसार। इसे आप लोग याद रखेंगे। इस एक्ट की और एक बहुत ही बड़ी खासियत थी, वो थी कि दास प्रथा, भारत में उस वक्त जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने की आज्ञा दी गई। भारत में दास प्रथा को समाप्त करने की आज्ञा दे दी गई, लेकिन यह तुरंत लागू नहीं हुआ। इसे लागू करने में काफ़ी समय लग गए, लगभग 10 साल लगे। और 1833 में जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे उस वक्त दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो दास प्रथा को समाप्त करने का आदेश किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। दास प्रथा वस्तुतः समाप्त कब हुई? 1843 में। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा समाप्त हो गई। इस एक्ट को एक बहुत ही अन्य महत्वपूर्ण नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं जिसको कह सकते हैं हम लोग सेंट हेलेना एक्ट। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि सेंट हेलेना एक द्वीप है। सेंट हेलेना एक द्वीप है जो कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच स्थित है। बहुत ही छोटा सा द्वीप है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई 8 बाय 12 के आसपास है। बहुत ही छोटा सा द्वीप और यहाँ की आबादी उस वक्त 4000 हुआ करती थी। और जब कोई शिप इंग्लैंड से इंडिया यानी यूरोप से भी इंडिया की ओर आता था तो रास्ता काफ़ी लंबा होता था। तो जो आते थे यात्री वो इसी द्वीप पे ठहरते थे। इसी सेंट हेलेना द्वीप पर ही वो यात्री लोग भी ठहरा करते थे और जो गवर्नर जनरल वगैरह भी आते थे यहाँ पे ठहरते थे इसी सेंट हेलेना द्वीप पे। और कहा जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में जो स्क्रिप्ट लिखा गया वो सेंट हेलेना द्वीप में ही जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उस वक्त या ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ब्रिटिश संसद के जो अधिकारी थे जिनके देख रेख में यह एक्ट बना, वह सेंट हेलेना द्वीप में ही ठहरे हुए थे। इसीलिए इस एक्ट को
सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। और सेंट हेलेना द्वीप के बारे में और एक जानकारी देना चाहूँगा। इसी द्वीप पर यूरोप के सबसे बड़े तानाशाह नेपोलियन को भी वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद रखा गया था और यहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये सेंट हेलेना द्वीप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट को। तो अभी हम लोग देख रहे थे 1833 के चार्टर एक्ट को। 1833 के चार्टर एक्ट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। इसी में अब हम लोग इसका MCQ क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से बनेगा, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो आंसर बिना कोई कंफ्यूजन का 1833। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो आंसर होगा 1833। किस एक्ट के तहत बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए? तो 1833। किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया गया? तो 1833। किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत प्रांतों के संविधान सभाओं को भंग कर दिया गया? प्रांतों के संविधान सभाओं को किस एक्ट के तहत भंग किया गया? तो वो एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। इसी तरह पहली बार गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो चार्टर एक्ट 1833। इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, पहला कानूनी सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो लॉर्ड मेकाले। पहला कानूनी सदस्य कौन बना? लॉर्ड मेकाले। विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट की किस धारा के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार माना गया? तो धारा 87। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछता है, योग्यता को ही सेवा का आधार बनाया गया किस एक्ट के तहत? तो वो भी 1833। दास प्रथा को किस एक्ट के तहत समाप्त करने का आदेश दिया गया? दास प्रथा को समाप्त करने का आदेश 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके साथ ही दास प्रथा भारत में कब समाप्त हुई? 1843 में। किसके का शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है? किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है? तो हमारा होगा 1833 का चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे 1833 का चार्टर एक्ट, जिसका हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। इसके साथ ही इससे क्या क्या MCQ बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बातें कर चुके हैं। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहाँ पे आप UGC नेट हिस्ट्री की क्लासेस को निरंतर प्रतिदिन कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट नए हैं और आज आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी समझ जल्दी विकसित होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि हिस्ट्री का हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और विशेष ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग योर फेवरेट चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे दोस्तों। गुड बाय।